नमस्कार सभी श्रोताओं को डॉक्टर राकेश भट्ट का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। इस वक्त मेरे साथ में हैं बहुत ही रिनाउंड, बहुत ख्यातिलब्ध मैनेजमेंट गुरु और दून विश्वविद्यालय में डीन ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और आज हम आपसे जिस बाबत चर्चा करने आए हैं वो आप जानते हैं कि ताज़ा तरीन जो विषय है वह है बजट। जी तो थोड़ा सा बताएंगे सर कि वर्तमान का जो बजट है भारतीय समाज के लिए, खासतौर से जो आम समुदाय है, उसके लिए कितना प्रासंगिक बना है। बजट अभी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार जो नई गठित होगी वह प्रस्तुत करेगी, लेकिन अभी जो अंतरिम बजट कल प्रस्तुत हुआ है लोकसभा में, वह यदि आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें या समाज के एक आम नागरिक की दृष्टि से देखेंगे तो काफ़ी सकारात्मक बजट है। उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज को 4 जातियों में विभक्त किया है, जिसमें गरीब, किसान, महिला और युवा, चारों जातियों के लिए उस बजट के अंदर प्रावधान किए गए, वित्तीय प्रबंधन किया गया है उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कल्याण के लिए, मातृशक्ति के लिए आपने कई योजनाओं की उसमें प्रोविजन किए गए हैं। युवाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा की दृष्टि से देखें उनके प्रशिक्षण के लिए, और किसानों के लिए, किसानों की आमदनी किस तरह से बढ़े, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है समाज का। इस तरह से जो चारों जातियां हैं, उन चारों जातियों के लिए इस अंतरिम बजट में काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रावधान किए गए हैं, और मुझे लगता है कि इन चारों जातियों में समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मिलित है। किंतु सर, आम आदमी की ये शिकायत होती है कि बजट हमेशा उनके पक्ष में नहीं होता है। जैसे कि सिलेंडर के दाम का बढ़ जाना, पेट्रोल के दाम बढ़ जाना, डीजल के दाम बढ़ जाना, दूसरी जो रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं, डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, उनमें लगातार उनमें दामों में वृद्धि हो रही है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो अंतरिम बजट है वो आम आदमी के पक्ष में। यदि आप एक एक वस्तु के मूल्य के संदर्भ में बजट का विश्लेषण करेंगे तो उस लिहाज से भी आप पिछले 10-15 सालों के या आज़ादी के बाद के कालखंड को देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था में स्थिरता रही है। चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे सिलेंडर के दाम हो, आप उसमें स्थिरता पाएंगे। और कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका मूल्यांकन या जिनकी प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट पे आधारित होती है। खासतौर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसी में आते हैं, उसी में गैस के प्रोडक्ट्स भी उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बावजूद भी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर इस तरह के प्रोविज़न है कि सब्सिडी सरकार के द्वारा निम्न वर्ग के लिए, गरीब कल्याण मैंने पहले भी जिक्र किया था, उनके लिए उसकी व्यवस्था की गई है। दूसरा, जो हम एक एक प्रोडक्ट के मूल्य के बेस पे जाएंगे तो प्राइस मैकेनिज्म एक अलग कंसेप्ट होता है। आज भी आप देख रहे होंगे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित की गई। तो ये किसी न किसी व्यक्ति के पास गई, कहीं ना कहीं राहत मिली। जो लोग कहते हैं कि भाई कहाँ से उनका रोजी रोटी चलेगा, मनरेगा के अंदर, मनरेगा ग्रामीण स्तर पर रोजगार के गारंटी योजना है, और अब तो हर राज्य के अंदर कम से कम 200 रुपये से अधिक प्रतिदिन की उसमें मजदूरी दी जाती है। मनरेगा में भी 26,000 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है पिछले वर्ष की तुलना करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जेब को भरने की योजना इस बजट के अंदर की गई है। वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान राशि, फसल बीमा योजना, ऐसे तमाम हैं। और इस वर्ष आप देखिए भारत कृषि प्रधान देश है। 1.27 लाख करोड़ का बजट कृषि के लिए रखा गया है। उसमें मत्स्य पालन है, उसमें फिशिंग है, गोटरी का है, उसमें मधुमक्खी का पालन का है। इस प्रकार से पशुपालन से लेकर, यानी हम इसे कह सकते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, हमारे गांव का, जी, वहां तक इस बजट का लाभ जा रहा है। चारों जातियां देखिए, अब तो चारों जातियां स्पष्ट है। समाज में 4 जाति से 5वीं जाति है ही नहीं। गरीब है, युवा है, किसान है, महिला है, चारों के लिए हेल्दी, वेल्दी और वाइसफुल सोसाइटी के सृजन के लिए ये बजट समर्पित है। हेल्दी माने समाज में
स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले, इसकी व्यवस्था बजट के अंदर की गई है। कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो, कैसे एक वेल्दी समाज का, यानी कि धन धान्य संपन्नता, समाज में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्न होगा। सर, मुख्य सवाल होता है युवाओं के रोजगार से, क्योंकि बड़ी एक्सपेक्टेशन रोजगार को लेकर के युवाओं में रहती है। उनके एंगल से आप कैसे इस बजट को देखते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया। रोजगार सृजन के लिए इस बजट में व्यापक स्तर पर प्रावधान किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किए गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझिए कि ढांचागत विकास होगा, तो उसके विकास होने से उद्योग धंधे विकसित होंगे जो रोजगार सृजन में सहायक होगा। दूसरी चीज, रेल के 3 कॉरिडोर सरकार ने इस बजट में प्रावधान किए हैं कि 3 कॉरिडोर होंगे। एक जो इंडस्ट्री गुड्स की सप्लाई के लिए, दूसरा जो शिपमेंट के लिए, शिप से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है उसके लिए कॉरिडोर बनेगा, और तीसरा जो आवागमन के लिए होता है। इस प्रकार से 3 डेडिकेटेड कॉरिडोर होने से कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री को टाइमली डिलीवरी होगी प्रोडक्ट्स की, कम कॉस्ट पर और इफिशिएंटली उसकी डिलीवरी इंश्योर होगी। ये रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, रेलवे, तीसरी चीज, रेलवे के विस्तार के लिए 40,000 बोगियों के निर्माण का, वंदे भारत जैसी ट्रेन से हर शहर को मेट्रो कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रावधान किया गया। रेलवे के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी जोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पूंजीगत जो व्यय है उसको बढ़ाने में सरकार का विशेष फोकस है और उसी से रोजगार सृजन होगा। दूसरा, सरकार ने जो स्टार्टअप और जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए अगले 50 वर्ष